हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने 4 केस आपको डाल दिए हैं जो अलग अलग जगह दिल्ली हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में ये लड़े गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो केस था उसका आरबीआई वाला वो भी मैंने डाला। वो किसी वकील साहब ने लड़ा, वो मैं जीत भी गए। वो सारी बातें मैंने बता दी। आज मैं अंतिम केस डाल रहा हूँ और ये केस है यूको बैंक रिटायरीज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूको बैंक एंड अदर्स, ऐसे करके इन्होंने केस डाला। और ये केस है, और भी कुछ बातें हैं, और कुछ मेरे बहुत ही जो सपोर्टर्स कह सकते हो, कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उनके कुछ मैंने कमेंट डाल रखे हैं, फिर बताऊंगा बाद में। इनने जो केस था कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया। क्या चैलेंज किया? चैलेंज द नॉन रिवीजन ऑफ पेंशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी पेंशन का रिवीजन नहीं हो रहा है। अब ये तो पता नहीं किस साल में डाला इन्होंने, एक बात, और इनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय उनके खिलाफ। यानी यहाँ भी इन्होंने फालतू का पंगा ले लिया। भाई, जब आप पेंशन अपडेशन का केस लड़ रहे हो, आपका अलग से रेगुलेशन है, आप उसे क्यों नहीं ले रहे हो? जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों घुसा रहे हो? क्योंकि जो वकील है ना, आजकल मैंने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके चले जाओ, आर्टिकल 14 को घुसा देते हैं। रियल टीवी यही है, क्योंकि उनके पास आर्गूमेंट के लिए कुछ नहीं होता। बस इतना है, खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हमने बहुत बढ़िया बहस की, और समानता का अधिकार है, और राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 40 में दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस उसी को घुसे दो, बिना ये सोचे हुए कि इसको यहाँ लगाने से आपको नुकसान होगा। लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेटस ऑन गोइंग एज पर लेटेस्ट नो, अभी ये चल रहा है, ये जब डाला, और विद सिग्निफिकेंट एडवोकेसी बट नो फाइनल रिलीफ। मतलब वकील तो अपनी बहस अच्छा करते ही हैं, सिग्निफिकेंट एडवोकेसी होगी। यहां पर इन्होंने पेंशन रेगुलेशन 995 का जो जिक्र करना चाहिए था, यहां आकर के और वही सेंट्रल पे कमीशन घुसा दिया। पहले भी घुसा रखा है और यहां भी घुसा रखा है, और मुझे रखा है सिंगला साहब वाले केस में भी है। क्यों? मैंने कहा ना, वकीलों की आदत होती है कि समानता का अधिकार, सबको वही घुसा देते हैं। अब रेलिवेंट प्रोविजंस कोर्ट, इन कोर्ट में क्या क्या रेलिवेंट प्रोविजन किए? रेगुलेशन 35 ऑफ द बैंक पेंशन रेगुलेशन 995 स्टेट दैट पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट। पहली बात तो नहीं ये कही थी कि रेगुलेशन 35 जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कब? इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से कंसल्टेशन करके और भारत सरकार के नोटिफिकेशन से। ये जो बात यहां पे कही जा रही है, भैया ऐसा रेगुलेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने रेगुलेशन की भाषा भी ले रखी है, और 35 में एक नहीं है, 35 में एक नहीं है, उसके सब रेगुलेशन 7 हैं। हम केवल 35.1 की कर रहे हैं, या पेंशन अपडेशन की बात होती है, लेकिन पूरे 35 की बात कर रहे हैं। लेकिन 35 जो रेगुलेशन है उसके सब रेगुलेशन 7 है, उनमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि भारत सरकार से क्या वो नोटिफिकेशन आएगा और आरबीआई से कंसल्टेशन होगा। अब मुझे पता नहीं है कहाँ से लेकर के आए। इस प्रकार के तर्क आप यदि दोगे जो है ही नहीं, तो भाई जीतोगे कहाँ से? उसके बाद वही आर्टिकल 14, आर्टिकल यही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर। पेंशन आर्गू डिफरेंस बिटवीन सिमिलर रिटायरीज, और उसके पेंशनर्स ये कहते हैं कि आरबीआई और पीएसयू बैंक जो है उनमें बायलेट द राइट, मतलब आरबीआई का हो गया, इनका नहीं हुआ। अब हो सकता है ये 2019 के बाद भी चला हो, इस समय भी चल रहा हो, कोई डेट वगैरह नहीं दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेगुलेशन 35 में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो रेगुलेशन 35 के जो सब रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और भारत सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और आरबीआई से परमिशन ली जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। 30.51 जो अकेला रेगुलेशन है, यानी 35.1 में भी 35 जो इनका रेगुलेशन 35 है, उसमें केवल और केवल, यानी वहाँ 7 सब रेगुलेशन है, उन 7 सब रेगुलेशन में से केवल एक 35.1 सब रेगुलेशन रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होता है, और सारे के सारे प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होते हैं, क्योंकि उनमें उनकी पेंशन कितनी पेंशन सर्विस करनी होगी, क्या करना होगा, पीछे से आएगा या जमा, सारी बातें वो लिखी हुई हैं सब पर। केवल एक रेगुलेशन 35.1
जो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होता है। इसको कोई भी वह कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि बढ़िया तरीके से कोई इसको डिस्क्राइब कर पाया है। जब सारे रेगुलेशन रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो रहे हैं तो भैया ये क्यों नहीं हो रहा है। आगे अब ये मैंने बोला 35 जो रेगुलेशन 1 की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1। अब अपेंडिक्स 1 में एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके अनुसार आपकी पेंशन अपडेट होगी यानी अपडेशन होगा। लेकिन पेंशन जो अनेक्सर 1 है उसमें दे तो रखे 4-5 इन्होंने, कई उसमें 4-5 उसमें डिवीजन कर रखे हैं, लेकिन केवल और केवल वो 995 से पहले के हैं, बाद के नहीं है। अब बाद में कैसे जाए, बाद में इसलिए नहीं गया क्योंकि 94 तक या 95 तक जो कुछ इन्होंने किया वो जो अगले पेज रिवीजन आते हैं वहाँ तक के लिए वो अपडेट हो गया, और आगे जो भी मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आएगा बेज रिवीजन में वो लागू हो जाएगा। बड़ा सीधा साधा सरल था, इसमें बताने कोई बातें नहीं थी, और क्यों रेट्रोस्पेक्टिव था उनका हो गया तो आगे तो ऑटोमेटिक होना था। अब अपडेशन तो पहले वालों को कर रहे हो और बाद का नहीं करो, ये बात समझ में नहीं आती। ये पहली बार हुआ है कि मतलब पीछे वालों को फायदा मिले और आगे वालों को नहीं मिले। अब ये तो क्या है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं अपनी भाषा में कोर्ट को समझा सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं, सेवाराम जी के साथ मैं कोई भी मीटिंग नहीं करने जा रहा हूं। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर डाल दिया, यदि उनको जरूरत है तो हम थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो हो सकता है मेरे वीडियो उन्होंने पढ़े हों तो थोड़ा सा उनको ध्यान जाएगा, हाँ ये इस प्रकार भी बहस हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कुछ बहुत ही प्रिय जो लोग हैं उनके बारे में। एक तो यह है, साहब इनका नाम नहीं है, BA करके आ रहा है, काफ़ी मेहनत और शोध के बाद बने आपके वीडियो पेंशन अपडेशन में सहायक हो सकते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और ये 3-4 महीने की पढ़ाई का असर है। अगर पहले पढ़ता तो बहुत पहले डाल देता मैं। उसके बाद एक है कोई साहब क्या ब्रह्म पी, आर यू पाकिस्तानी, वाई आर यू नॉट एडवाइज रिटायरी यूनियन इमीडिएटली। भैया ब्रह्म पी सी, मैं तो अभी समझ नहीं पाया कि आप किस मेंटलिटी के आदमी हो। भैया इसको इतनी जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है, बहुत बैठना पड़ता है, बहुत कुछ इधर उधर देखना पड़ता है, उसको एनालाइसिस करना पड़ता है, इंटरप्रेट, तब जा करके ये नई चीज़ें आती हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक और है साहब, और ये मुझे लगता है कि जो वो थे ना 5 लाख रुपए जो फिलिस्तीन कौज के लिए दिए थे, ये उनके समर्थक लगते हैं मेरे को। नेगेटिव सोच बदलो, कुछ कर नहीं सकते हो तो लोगों को डाइवर्ट मत करो। अब तुम्हारे इस कमेंट से अपराजित जी, आपकी मेंटलिटी को मैं यदि विश्लेषण करना चाहूँ ना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आपको मैं बता देता हूँ कि आप किसके चाटुकार हो। मुझे पता है कि 5 लाख का जो मैंने डाला ना फिलिस्तीनियों को जो पैसा दिया था, ये शायद आप उन्हीं के चमचे हो। आपको पता नहीं है अभी तो मैंने डाला ही डाला है इसको। मैं वेट कर रहा हूँ कि उधर से कोई जवाब आए। उनसे जवाब नहीं आएगा तो RTI के माध्यम से मैं बैंक से जवाब लूँगा कि बैंक का अकाउंट डेबिट होकर गया होगा कि क्या ये सही बात है, नहीं है। गलत है तो बहुत ही अच्छा है, और सही है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत मेरे पास जवाब भी आ जाएगा। जब जवाब आ जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक लेटर केवल और केवल भारत सरकार को लिखना है कि क्या ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है तो किसने परमिशन दी इनको 5 लाख रुपए देने की और इनको वहाँ बाहर भेजने की। कई लोगों ने तो ये कहा ये कहीं पैसे नहीं गए, यहाँ ही इन्होंने चेक फेक बना कर यहाँ कर लिया है और ये खुद ही पैसे ले, पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता। लेकिन गलत तो सोच ही रहे। अपराजित साहब, ना तो आपने मेरे वीडियो देखा है, ना आपने पढ़ा है, ना सुना है, और मुझे पता नहीं आप कौन हो। इस प्रकार की सोच रखते हो ना आप, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप अभी मेरी हिम्मत को, डिटर्मिनेशन को जानते नहीं हो। मैं काम कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।